तो अभी जो हम हेजिंग की बात कर रहे थे, प्राइमरीली क्या बोल रहे थे कि जिस प्रकार आपका रमेश था, रमेश की गेहूं पकने वाली थी 3 महीने बाद, तो उसके पास गेहूं थी 3 महीने बाद। ऐसे ही आपके पास डिलीवरी में स्टॉक पड़े हुए हैं। डिलीवरी में जो आप हो वो लॉन्ग हो, अपन चर्चा कर चुके हैं। डिलीवरी में जब स्टॉक्स आपके पास होते हैं तो आप लॉन्ग होते हो। अब भाव गिरने से डिलीवरी में आपको लगेगा लॉस, तो उस लॉस को बचाने के लिए आप फ्यूचर में हो जाते हो शॉर्ट, ताकि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट बन जाए। डिलीवरी में आपका होगा लॉस, फ्यूचर में होगा आपका प्रॉफिट, पोजीशन रहेगी बैलेंस। डिलीवरी के लॉस की भरपाई हो जाएगी फ्यूचर के प्रॉफिट से। और अच्छी बात क्या है, चूंकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट लगा है, उस पैसे को या तो आप जेब में रख लो अथवा अथवा उस पैसे से और डिलीवरी खरीद लो, अपनी पोजीशन बढ़ा लो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी माल है, उसका भाव आएगा ही आएगा, आना ही आना है गुरु, आना ही आना है। तो क्या करोगे आप? आपने ऊपर बेचा नहीं, ऊपर आपने फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, भाव फ्यूचर में भाव नीचे गिरा, आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को आप फिर जो है और खरीद लो, आपकी पोजीशन बढ़ती चली जाएगी डिलीवरी की। बस एंजॉय एंजॉय। नहीं तो आपको फ्यूचर में जो प्रॉफिट हुआ है उसको ले जाना है, ले जाओ। तो इस प्रकार से हेजिंग का कंसेप्ट हम आगे और इलेबोरेट करेंगे और डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आइडिया दिया है फर्स्ट वाला। अब दोस्तों, निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 देश की 50 टॉप टॉप कंपनियों का ग्रुप है, क्लास है। मार्केट कैप से 50 कंपनियों को लगाया गया, टॉप से बॉटम। उन 50 कंपनियों की जो क्लास है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं, इंडेक्स। अब आपको एक कंपनी नहीं लेनी, आपको पूरा इंडेक्स लेना है। तो इंडेक्स लेने का तरीका क्या है? ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का अंडरलाइन क्या होता है? निफ्टी इंडेक्स। ईटीएफ का अंडरलाइन क्या है? इंडेक्स। निफ्टी 50 का उदाहरण स्वरूप ईटीएफ है निफ्टी 20। एसबीआई का भी है निफ्टी 50 का ईटीएफ। तो कहने का मतलब क्या है, अगर निफ्टी 50 की आपको डिलीवरी उठानी है तो आप निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद लोगे। T+2 दिनों के बाद आपके होल्डिंग में आ जाएगा, फिर आप बेच लो, एंजॉय। अथवा आप इंट्राडे भी कर सकते हो, सुबह बेचा शाम को खरीदा, सुबह खरीदा शाम को बेचा, यू आर फ्री। बट अगेन, जब आप इंट्राडे में आ जाओगे तो घड़ी आपके खिलाफ चलेगी, गलत पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम इंट्राडे से दूर रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको डिलीवरी उठाने आए निफ्टी 50 की तो ईटीएफ से ले लो। ईटीएफ का अंडरलाइन क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स। इस केस में निफ्टी 50 है, और अन्य कोई भी ईटीएफ है तो जो भी उसका रेलिवेंट इंडेक्स है वो अंडरलाइन होता है। दूसरा केस है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसका ऑप्शंस भी होता है। रिलायंस के केस में क्या था? रिलायंस के केस में रिलायंस को ही आप खरीद बेच सकते थे डिलीवरी में, इंट्राडे भी कर सकते थे। यहां पे एक लेयर अलग है, एक इंडेक्स है, इंडेक्स के ईटीएफ है और इंडेक्स के ही फ्यूचर्स हैं, इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं, इंडेक्स के ही ऑप्शंस हैं। और इंडेक्स का भी अंडर, ये इंडेक्स है निफ्टी 50, फ्यूचर है, फ्यूचर का अंडरलाइन क्या है? निफ्टी 50 है, निफ्टी फ्यूचर का अंडरलाइन निफ्टी 50 है। चाहे आपके निफ्टी 50 के ईटीएफ हो या निफ्टी 50 के फ्यूचर्स और ऑप्शंस हो, ये मोस्ट लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनकी वॉल्यूम ज्यादा है। लिक्विडिटी क्या होती है? एग्जैक्टली इस लिक्विड शब्द का इस्तेमाल हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में तमाम बार किया है, यहां भी आत्मनिर्भर फ्यूचर कोर्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली लिक्विड क्या होता है वो अपन चर्चा करेंगे आज ही, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अभी इतना समझ लीजिए कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसके फ्यूचर भी होते हैं और ये मोस्ट लिक्विड होते हैं और वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होती है इनमें। अब आप देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो देखो आप यहां से फेल हुआ, यहां पर भी उसी लेवल से फेल हुआ, यहां पर भी उसी लेवल से फेल हुआ। तो जब यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, तो यहाँ आपको अंदाजा था
कि 18,000 पे फेल होगा, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे फ्यूचर। यहाँ पर देखो गुलाबी तार से टकराया। आप में से जो लोग हमारे आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स के वीडियो देखते होंगे, जब हमने बनाए थे ये आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स पर डेली बनाते थे, तो यही चर्चा करी थी कि ये गुलाबी तारा सामने खड़ा है, टकरा के लौटेगा। यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया होगा उसने प्रॉफिट बनाया होगा। और यहाँ पर भी रियल क्विक एनालिसिस पे चर्चा करी थी कि देखो ये हथौड़े बने हैं, हथौड़ा बनाया, डोजी बनी है, इससे सिग्नल है कि भाव ऊपर चढ़ेगा, भाव चढ़ा ऊपर। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सही थे, ना ना ना, ये नहीं बता रहे, हम तो बहुत गलत पढ़ते हैं। पॉइंट यह है कि चार्ट एनालिसिस वर्क्स, चार्ट एनालिसिस काम करता है। यहाँ पे आप सेल करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, आप यहाँ पे बाय करो, आप यहाँ पे बाय करो, आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे आप बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, तो आप होगे लॉन्ग। यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, तो आप होगे शॉर्ट। पहले खरीदोगे तो आप होगे लॉन्ग, पहले बेचोगे तो आप होगे शॉर्ट। ये क्या है? ये निफ्टी इंडेक्स है, इस पर आप ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। इसकी आपको डिलीवरी उठानी है तो इसका जो ETF है वो देखो आप। फ्यूचर खरीदना है, फ्यूचर बेचना है तो आप इसका फ्यूचर का चार्ट देखो आप। लेकिन 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 चूंकि जो फ्यूचर है उसकी अवधि होती है 3 महीने, तो अगर आपको फ्यूचर पे व्यू बनाना है या आपको ETF पे व्यू बनाना है कि खरीदना है बेचना है, तो बेटर है यू मस्ट सी निफ्टी इंडेक्स चार्ट। लंबा व्यू, ज्यादा डेटा का व्यू बनेगा, बेटर व्यू बनेगा। फ्यूचर में 3 महीने का व्यू बनेगा। और जो ETF के चार्ट होते हैं उनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा आती है, उनमें चूंकि वॉल्यूम कम होती है तो अच्छे तरीके से बनते नहीं है वो, इसलिए ETF के चार्ट भी देखने की बात हम नहीं करते हैं। ETF तो बस खरीदने बेचने के लिए होते हैं, खरीदना बेचना है तो खरीद लो बेच लो, लेकिन ETF का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसका अनुमान लगता है इंडेक्स का चार्ट देखने से। ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि फ्यूचर्स में आप इंट्राडे कर रहे हो, 5 मिनट 10-10 मिनट का कर रहे हो कारोबार, स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट हमने चर्चा की आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो तो आप फ्यूचर का चार्ट भी देख लो, बट आई डू नॉट रिकमेंड देम। जब हम बोल रहे हैं रिकमेंड नहीं मतलब मत करो दोस्तों, कुछ नहीं रखा, 5-5, 2-2, 1-1 मिनट में काम करके पैसा कमाने में किसी का नहीं बनता, किसी का नहीं बनता। जो टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे टिप बांधते हैं उनका भी नहीं बनता, उनका भी नहीं बनता। और आपको विश्वास नहीं हो तो आप उनका कोर्स अटेंड कर लो, पैसा लुटा लो, फिर भी आपको यही बात समझ में आएगी जो हम अभी कह रहे हैं। आपके पास 2 विकल्प है, हमारी गलतियों से सीखना है तो सीख लो, नहीं तो खुद गलतियां करके सीखना है तो वैसे सीख लो। आपके पास दोनों विकल्प है। आपको हम मक्खन की तरह रास्ता बता रहे हैं जो सही रास्ता है। फिर आपको लगता है कि हमें बंटी बबली बनना है, देन यू आर फ्री टू डू सो, यू आर टोटली फ्री, नो इश्यूज। बंटी बबली नहीं बनना, हमें बनना है रमेश सुरेश। अब देखिए, निफ्टी आपने टाइप किया NSE की वेबसाइट पे, निफ्टी में तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खुल गया, ये अंडरलाइंग है जो आपका निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू है, ये वॉल्यूम फ्रीज क्वांटिटी है, ये सब में होती है डेरिवेटिव्स में। क्यों होती है ये इसलिए होती है कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं डाल सकते एक ऑर्डर में। निफ्टी के एक लॉट में होती है करीबन 50 यूनिट, तो 50 का भाग दिया 2801 में, करीबन 56 लॉट आते हैं। मतलब एक ऑर्डर में आप 56 लॉट से ज्यादा की वॉल्यूम नहीं डाल सकते। एक लॉट में, एक ऑर्डर में आप 2801 से ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद सकते या बेच सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कई बार क्या होता है दोस्तों, बात करते करते गलत हाथ से एंट्री हो जाती है, या 0 2-3 बार लग जाते हैं, या की खराब होती है, या कई बार सॉफ्टवेयर की गलती होती है, या जिन लोगों के यहाँ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है तो एल्गोरिथम में मेल फंक्शन हो जाता है, तो एल्गोरिथम गलती से चल जाता है, तो उस केस में क्या होता है, गलत एंट्री हो जाए, गलत बड़ा ऑर्डर चला जाए तो कट जाओगे ना आप। 2801 की लिमिट है, किसी ने 28,000 डाल दिया तो 28,000 डाल दिया, 30,000 डाल दिया, कहां से पैसा लाएगा भाई वो एक ऑर्डर में। तो वो NSE ने ये वॉल्यूम फ्रीज डाल रखा है, उनका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑर्डर, वेदर इट इज ऑन सेल साइड और बाय साइड। आप चाहे खरीदो या बेचो,
In both the scenarios, system will reject your order if you violate this volume freeze quantity. आपको टेंशन नहीं लेना, आपको हम काहे डालेंगे भैया, 56 लॉट किसके पास इतना पैसा है। और हम जब भी करेंगे होशो हवास में करेंगे, इतना बड़ा क्वांटिटी हम क्यों डालेंगे, डालेंगे तो फिर आप 2800 की जगह फिर आप 800 भी डाल दो, 4 लॉट ले लो, तो फिर ऐसे तो हो नहीं पाएगा ना। अच्छे ब्रोकर के यहाँ क्या है, ब्रोकर के यहाँ मार्जिन सिस्टम है, वो मार्जिन सिस्टम में वहीं ब्लॉक कर देंगे, आपके पास मार्जिन नहीं है वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन कई ब्रोकर के पास वो नहीं होता, या मान लो ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो एनएसई ने अपने साइड पे ये एक और लिमिट लगा रखी है। यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस। बेसिकली आपको सब बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, बस और कुछ नहीं है। वॉल्यूम फ्रीज क्वांटिटी मतलब एक ऑर्डर में आप इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं डाल सकते, चाहे आप खरीदो या बेचो। डेरिवेटिव में इंडेक्स फ्यूचर पर यहां क्लिक करोगे तो इंडेक्स फ्यूचर आ गया। अब आपके देखो 28 जुलाई करंट मंथ है, 25 अगस्त अगला महीना है, तो ये मिड मंथ हो गया, और 25 अगस्त के बाद अगला महीना है 29 सितंबर, तो वो फार मंथ हो गया। सिर्फ नाम है दोस्तों, कुछ नहीं है। ये करंट विंडो है जो ओपन है, जिस महीने में आप खड़े हो वो करंट मंथ कहलाता है। उसके बाद जो महीना है वो मिड मंथ है, और उसके बाद जो तीसरा महीना आएगा वो है आपका फार मंथ। ये मिड बीच में है तो ये मिड मंथ है, इसमें आप खड़े हो इसलिए करंट मंथ है। करंट मंथ से ये दूर है, फार है, इसलिए फार मंथ है। जून का एक्सपायर हुआ है तो वो एक्सपायर्ड मंथ है। ये जो 3 महीने की विंडो है एक एक महीने करके खिसकती जाएगी। हम आपको यहाँ अभी क्या समझा रहे, जब कोई बोले आपसे करंट मंथ का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, तो मतलब वो बोल रहा है कि उस महीने का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। वो कहे मिड मंथ का खरीदना है तो करंट महीने से आगे एक महीना उसका खरीदना है या बेचना है। वो कहे फार मंथ का तो करंट महीने से 2 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खरीदना है या बेचना है। लोग हैं दोस्तों, लोग हैं, वो सितंबर भी कह सकते हैं, वो जुलाई भी कह सकते हैं, बट नहीं कहना उनको, भैया क्या करें, कॉम्प्लिकेट करना है उनको, अपनी होशियारी झाड़नी है, तो भैया वो फार मंथ कह लेंगे, वो मिड मंथ कह लेंगे, वो करंट मंथ कह लेंगे। कहने को वो सितंबर की बोल सकते हैं, सितंबर का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो बेच लो, बट उनको फार मंथ कहना है भैया, तो फार मंथ समझना पड़ेगा हमें, नहीं तो होगा क्या, ऐसा लगता है कि भैया हमने कुछ चूक हो गई हमसे, हमने पढ़ा नहीं, इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बता रहे कि फार मंथ मतलब सितंबर फार मंथ हो गया, अगला महीना अगस्त है वो मिड मंथ है, और जुलाई जो करंट मंथ है वो करंट मंथ है। ये विंडो खिसकती चली जाएगी। जैसे ही जुलाई का बंद होगा वैसे ही अक्टूबर का खुलेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, जो हमने पहले चर्चा करी है वही यहाँ पे लागू हो रहा। एक्सपायरी डेट आपको दिखी हुई है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, चिल, कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्लस पे क्लिक करोगे खुल जाएगा आपको जुलाई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो आप, मार्केट लॉट 50 का है निफ्टी का, मतलब एक लॉट में आप निफ्टी के 50 क्वांटिटी खरीद सकते हो। ओपन इंटरेस्ट अपन चर्चा करेंगे आगे चल के। अब आप देखो नई चीज, आप में से कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता होगी तो आपके लिए नई चीज नहीं होगी, बट जिनके लिए, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं पढ़ा इसको, उनके लिए नई चीज है बिड और आस्क। ये बाय क्वांटिटी है, ये सेल क्वांटिटी है। ये बिड मतलब बायर, आस्क मतलब सेलर। तो इसका मतलब क्या है, इतनी सारी क्वांटिटी 5 लाख, इतनी सारी क्वांटिटी 5,75,300, ये खरीदार खड़े हुए हैं इतनी क्वांटिटी लेकर, इनको इतनी क्वांटिटी खरीदनी है। और किस भाव पे खरीदनी है, ये भाव लेके हुए हैं। 950 यूनिट खरीदी जानी है इस भाव पे, 50 यूनिट इस भाव पे खरीदी जानी है, 50 यूनिट इस भाव पे खरीदी जानी है, ये 50 यूनिट इस भाव पे खरीदी जानी है, 150 यूनिट इस भाव पे खरीदी जानी है। इस तरीके से बिड खड़ी हुई हैं, खरीदार खड़े हुए हैं अपनी अपनी क्वांटिटी के साथ। उनके सामने सेलर खड़े हुए हैं अपनी अपनी क्वांटिटी और आस्क प्राइस से। आस्क मतलब इतना पैसा हमें दो, मतलब 250 जिसके पास क्वांटिटी है, एक आदमी होगा या मल्टीपल आदमी होंगे, लेकिन वो मांग रहे हैं कितना भाव, 16,184.65। जिनके पास ये 400 हैं वो मांग कर रहे हैं 16,184.7 का भाव।
इस प्रकार से टोटल 5,05,400 सेलिंग होने के लिए क्वांटिटी खड़ी है ऑन डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर 5 लाख यूनिट्स खड़ी हैं बिकने के लिए, 5,75,000 यूनिट खड़ी हैं खरीदे जाने के लिए, और उनकी अलग अलग प्राइस है। वही है ये रस्सा कस्सी। रस्सी का एक छुर ये है, रस्सी का दूसरा छुर ये है। ये भी खींच रहे, वो भी अपनी तरफ से खींच रहे। ये जो खरीदार हैं ये चाह रहे हैं कि भाव बढ़ जाए, भाव बढ़ेगा, ये लॉन्ग होना चाह रहे हैं। ये बेचने वाले हैं, ये मंदड़ ये हैं, ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भाव गिरने वाला है। ये शॉर्टर्स हैं, ये बेचना चाह रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता पड़ता है? डेप्थ, वो अपन चर्चा करेंगे आगे। अभी आप समझ लीजिए कि ये चीज यहां पर आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों निफ्टी 50 आपने टाइप किया, आपको देखो ये निफ्टी का चार्ट हो गया, ठीक है जी। फिर आपको निफ्टी का जुलाई फ्यूचर दिख गया, अगस्त फ्यूचर दिख गया और सितंबर फ्यूचर दिख गया। आप चार्ट पे यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपको जुलाई का फ्यूचर दिख जाएगा, जुलाई के फ्यूचर का चार्ट दिख जाएगा। ये जीरोधा का स्क्रीनशॉट है, आपके लिए बेहतर होगा आप अपने ब्रोकर के सिस्टम में थोड़े ट्राई कीजिए हाथ, आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। जुलाई का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख गया। सेम चीज दोस्तों देखो आप, ये गिरावट आई, ये गिरावट आई, ये बम्प आया, ये बम्प आया, ये गिरावट आई, ये गिरावट आई, ये उछाल आया, ये उछाल आया। नकल करेगा ये, लेकिन कॉपी नहीं करे, एकदम बिल्कुल हूबहू नहीं होगा, नकल करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा। सेम चीज जो हमने स्टॉक्स में चर्चा करी थी, सेम चीज अप्लाई यहाँ पे होगा। अंडरलाइन की नकल करेगा ये, अंडरलाइन जैसा बनने की कोशिश करेगा ये। लेकिन आप देखो चूंकि जुलाई है तो इसमें कम डेटा अवेलेबल है, इसमें डेटा ज्यादा है, इसमें आप ज्यादा अच्छा व्यू बना सकते हो। तो इसलिए अगर आपको इस पे डिसीजन लेना है कि जुलाई फ्यूचर में, जुलाई में दाम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो बेटर आप ये चार्ट देख के अनुमान लगाओ, क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा है, इसमें पूरा हिस्ट्री का डेटा, पूरे इतिहास का डेटा डाला हुआ है निफ्टी का। हाँ, यदि आप इंट्राडे कर रहे हो, स्ट्रिक्टली 1 घंटे 5 मिनट आधे घंटे का काम कर रहे हो, तो ये चार्ट देखिए। आई डोंट रिकमेंड दैट, इंट्राडे दूर रहिए। अब दोस्तों बाय पे क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। 50 यूनिट का एक लॉट है, अपन ने एनएससी की वेबसाइट पे देखा था। आप देखो मार्जिन 1,02,000 रुपए है, 16,195 फ्यूचर का भाव है, जुलाई फ्यूचर का मार्जिन चाहिए 1,02,000 रुपए, ठीक है। अब देखो आप, ये ओवरनाइट क्लिक हो गया, ये ओवरनाइट का बटन है, ये इंट्राडे का बटन है। अब देखो दोस्तों यहाँ ध्यान से, ये जो आपको दिख रही है ना ये कीमत है, ये कीमत यहाँ से आती है। यहाँ से आप लिमिट रेडियो बटन सिलेक्ट करो और डाल दो यहाँ प्राइस, कि हमें इस प्राइस पे खरीदना है, इस प्राइस पे खरीदना है, तो यहाँ आ जाएगा। इस यहाँ आपका क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ प्राइस अपडेट हो जाएगी आपकी। अगर आप बेचने पे करोगे, क्वांटिटी डालोगे और प्राइस डालोगे लिमिट में, तो प्राइस यहाँ पे आएगी, क्वांटिटी यहाँ जुड़ जाएगी। जो भी प्राइस आप डालोगे उस प्राइस पे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आती यहाँ से लिमिट, रेडियो बटन सेलेक्ट करोगे, यहाँ आप प्राइस डाल दोगे, तो वो प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी ऑर्डर बुक में। सेल करना है आपको, सेल कीजिए। आप मार्केट करोगे, जैसे ही रेडियो बटन सिलेक्ट, तो जो भी मार्केट दाम होगा उस पर 50 यूनिट आपको बेच दोगे आप। यहाँ पे मार्केट रेडियो बटन सिलेक्ट है, तो जो भी मार्केट में भाव अवेलेबल होगा उस भाव पे सिस्टम आपको खरीदवा देगा, काउंटर पार्टी सर्च करके। आपने क्या बोला, 50 यूनिट मुझे खरीदनी है, सिस्टम फायर करेगा, जो भी मिलेगा ऑर्डर आपका बुक करा देगा, लेकिन आपको एक लॉट दिला देगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर लिमिट डाल दोगे तो उसी प्राइस पॉइंट पर ही आपको एक लॉट मिलेगा। इसलिए लोग बाग इसका भी मतलब उनको ये टॉलरेंस नहीं होता कि मार्केट प्रभाव पर उनका ट्रांजैक्शन हो, एक डॉट वैल्यू पर ही वो करना चाहते हैं। इंट्राडे में खासतौर पर वो होता है, तो वहां पे वो लिमिट डाल के वैल्यू सेट करते हैं। लिमिट में कई बार दिक्कत क्या होती है, लिमिट में आप में जिन लोगों ने डाला होगा, कई बार दिक्कत क्या होती है, आपने लिमिट में डाल दिया ऑर्डर, आपकी प्राइस नहीं आई, आप बेच नहीं पाए या खरीद नहीं पाए, तो फिर वो नुकसान है। इसलिए लोग नॉर्मली मार्केट डालते हैं, बट मार्केट ऑर्डर का क्या नुकसान है वो अपन चर्चा करेंगे आगे चल के। अभी आप इतना समझ लीजिए
कि मार्केट जब आप डालते हो तो आप सिस्टम को फ्रीडम देते हो कि भैया किसी भी भाव पे मुझे एक लॉट दिलवा दो 50 यूनिट का। यहाँ आप क्या बोल रहे हो, सिस्टम से बोल रहे हो कि 50 यूनिट का एक लॉट मुझे बेचना है, जिस भाव पे बिक जाए बिचवा दो। लेकिन अगर मैं लिमिट रेडियो बटन सेलेक्ट करके प्राइस डाल दूंगा तो मैं सिस्टम को बता रहा हूं कि इसी प्राइस पे बेचना है 50 यूनिट। तो ये आपकी चॉइस है, आप लिमिट सेलेक्ट करो या मार्केट सेलेक्ट करो, दोनों है। अभी फंडामेंटल बात क्या है कि आप बेचोगे तो यहाँ पे 1,01,000, अब देखो आप यहाँ 1,02,000 चाहिए, यहाँ 1,01,000 चाहिए। सेम एक लॉट को आपको खरीदना है तो 1,02,000 करीब आपको मार्जिन चाहिए, यहाँ पे 1,01,000 चाहिए। इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो उनके सिस्टम को करने दो। मोटा मोटी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है और वो लगभग समान होती है। मुद्दे की बात है यह, पहले आप खरीदोगे तो आप लॉन्ग हो, पहले आप खरीदोगे तो आप लॉन्ग हो, पहले आप बेचोगे तो आप शॉर्ट हो, पहले आप बेचोगे तो आप शॉर्ट हो। अब दोस्तों सवाल उठता है कि भैया हम निफ्टी का इस्तेमाल क्यों करें, क्यों इस्तेमाल करें हम निफ्टी का? तो उसके कई कारण हैं। ज्यादातर ट्रेडिंग निफ्टी में क्यों होती है, ये भी सवाल है। क्योंकि ये बेहतर है इसलिए इनमें निफ्टी में ट्रेडिंग होती है, निफ्टी में बाय सेल ज्यादा आता है। तो पहला कारण, आप हमें बताओ एक कंपनी में ज्यादा रिस्क होगी कि 50 कंपनियों में ज्यादा रिस्क होगी? स्वाभाविक है 50 कंपनियों में रिस्क कम है, और 50 कंपनियां भी अगर देश की टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो रिस्क और भी ज्यादा कम हो जाएगी, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगी। आप एक क्लास पे एक बंदे पर जो है दाव नहीं लगा रहे, आप एक कंपनी पे दाव नहीं लगा रहे, आप पूरे ग्रुप पे दाव लगा रहे। 50 भारत की 50 टॉप कंपनियां हैं और हर सेक्टर से उठाई गई 50 कंपनियां हैं, लगभग ये भारत का टॉप रिप्रेजेंट करती हैं निफ्टी 50 में। तो 50 बड़ी कंपनियों पे आप बेट लगा रहे हो कि 50 भारत का भविष्य उज्ज्वल है, ये भविष्य भारत का भविष्य गर्त में जाने वाला है, अच्छी खबर भारत के लिए आने वाली है, भारत के लिए बुरी खबर आने वाली है। तो वो अनुमान लगाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए रिस्क कम होती है। कंपनी के लिए क्या खबर आ रही है पता नहीं, कंपनी का बोर्ड क्या डिसीजन ले रहा है, क्या डिसीजन नहीं ले रहा है, या अफवाह आ रही है, वो सब जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं, उनका अनुमान लगाना भी कठिन होता है। ये सब दिक्कतें निफ्टी इंडेक्स में नहीं आती, इसलिए निफ्टी इंडेक्स में रिस्क कम है। और ये जो रिस्क है वो एक दो दिन के बेस पे नहीं है दोस्तों, ये लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास है, 20-25 सालों का निफ्टी का इतिहास है। उसके बेसिस पे कहा जाता है कि निफ्टी में रिस्क कम होती है। दोनों तरफ ये चढ़ेगा भी धीमे धीमे, गिरेगा भी धीमे धीमे। लोग बोलते हैं भाई साहब कि अरे यार धीमे धीमे चलता है इसलिए हम तो स्टॉक खरीदेंगे, डायरेक्ट निफ्टी नहीं खरीदेंगे। द पॉइंट दे मिस आउट, वो गलती यहाँ पर कर देते हैं कि भैया ये चढ़ता धीमे धीमे है तो ये गिरता भी तो धीमे धीमे होगा, ये नहीं सोचते। बस वो यही मात खा जाते हैं, वो सर्किट टू सर्किट स्टॉक चल रहे हैं, स्मॉल कैप छोटे छोटी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी हैं भैया, एक महीने में 500 गुना हो गया, अखबारों में खबर आती है 500 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, खरीद लो। बट वहां पर रिस्क ज्यादा है, वहां पर रिस्क ज्यादा है, रिस्क कम है निफ्टी में। दोनों तरफ देखो ना आप, यहां ही पब्लिक मरती है। यह कंसेप्ट हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में डिस्कस किया है, सेम चीज यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि अखबारों का, टीवी का, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, their aim, their objective is not to make money for you. उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आपका पैसा बने, उनका उद्देश्य यह है कि उनका पैसा बने, उन कंपनियों का पैसा बने। आप जितनी खबर देखोगे उतना उनका पैसा बनेगा, इसलिए वो वही खबर छापते हैं जिससे उनका पैसा बने। उनको पता है कि लोग लालची हैं, उनको रातों रात अमीर बनना है, तो वो खबरें छापेंगे ऐसी कि देखिए डू यू हैव दिस मल्टीबैगर स्टॉक जिसने एक महीने में 500 गुना रिटर्न दिया है। लोग भड़बड़ा के वो न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का पैसा बनता है, लेकिन उन स्टॉक्स को खरीदने से किसी का पैसा नहीं बनता। एक दो में बन जाएगा, बाकी सब में फंस जाएगा, थोड़ा कमाओगे और फटका लगेगा बड़ा ज्यादा। सेम वही कंसेप्ट,
सोने के अंडे आपको एक एक करके खाने हैं या मुर्गी को हलाल करना है, आपके ऊपर है, आप निर्णय लीजिए। बट फंडामेंटल पॉइंट यह है, याद रखिए कि टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनका उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि आपका पैसा बने। उनका उद्देश्य यह है कि हम वो खबर छापें, वो वीडियो बनाएं जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें ताकि उनका पैसा बने। फंडामेंटली ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। उनका ऑब्जेक्टिव अलग है, आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, इसलिए उनकी बातों पे भरोसा ना करें। सेम चीज जो हमने वहां डिस्कस की है, सेम चीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि यहां पर भी आप ऐसे स्टॉक्स के फ्यूचर्स ना खरीदें जिनकी रिस्क ज्यादा है। सिर्फ ये मत देखें कि ये फ्यूचर बहुत तेजी से बढ़ता है तो पैसा तेजी से बढ़ेगा, आप ये भी सोचिए कि ये गिरेगा तो लॉस भी ज्यादा पड़ेगा। लॉन्ग में ऐसा, शॉर्ट में भी वैसे ही होगा। आपको लगेगा कि बहुत तेजी से गिरता है, बहुत तेजी से पैसा बढ़ाएगा, बहुत तेजी से गिरता है, बहुत तेजी से पैसा बनाएगा। शॉर्ट पोजीशन में उल्टा भी हो सकता है, वो बढ़ेगा तो तेजी से बढ़ेगा, आपको घाटा भी तेजी से आएगा, दोनों तरफ काटेगा वो। प्लीज बी अवेयर। सेम कंसेप्ट अप्लाई वहां पे होता है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, आत्मनिर्भर फ्यूचर्स में भी और आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स में भी। दूसरा, स्टॉक्स के भाव की फिक्सिंग हो सकती है। निफ्टी की कौन फिक्सिंग कर लेगा? 5.5 लाख क्वांटिटी खड़ी है वहां पे खरीदने और बेचने के लिए, कौन कर लेगा? किसके पास इतनी क्वांटिटी है? और इतने बड़े लेवल पे कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है। तो वहां नहीं हो सकता, फिक्सिंग नहीं हो सकती, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, स्टॉक्स के लेवल पर हो सकता है। इसलिए आप देखना, कभी कभी ध्यान से देखना, जो टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम होते हैं वो क्या कहेंगे, हाउ दे वर्क। उनका कंसेप्ट है जॉर्डन बेलफोर्ड का, जो कि वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का बंदा था। वो क्या करता था कि वो आपको 10 स्टॉक रिकमेंड करेगा, 10 में से 9 टॉप क्वालिटी के ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनके बारे में आपको पता है। टाटा, रिलायंस, अल्ट्राटेक, टाइटन, बढ़िया बढ़िया टॉप नॉच। एक बीच में घुसा देगा चुपके से, मनपसंद ब्रेवरेज, लवेबल लॉन्जरी। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, कंपनियां खराब अच्छी नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो बीच में एक जो है स्टॉक घुसा देगा, रेणुका शुगर, जो कि लो क्वालिटी है। वो पैसा वही बनाता है, 9 में नहीं बनाता वो पैसा, वो 1 में बनाता है पैसा। क्यों? क्योंकि 1 में मैनिपुलेशन हो सकता है, फिक्सिंग हो सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप वहां फ्यूचर्स खरीदिए, वहां फ्यूचर्स बेचिए जहां पर वॉल्यूम ज्यादा हो, जहां पर रिस्क कम हो, जहां पर मैनिपुलेशन की संभावना कम हो। और सबसे कम मैनिपुलेशन की संभावना है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। अदरवाइज आप कह सकते हो ऐसा कि चूंकि वहां पर मैनिपुलेशन नहीं होता इसलिए वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, या आप कह सकते हो कि चूंकि वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए मैनिपुलेशन नहीं होता। ईदर वे, कुछ भी कह लो आप, फंडामेंटल फैक्ट ये होता है कि निफ्टी में रिस्क भी कम है और निफ्टी में मैनिपुलेशन भी नहीं होता, इसलिए निफ्टी बेटर है। और निफ्टी में लिक्विडिटी भी सबसे अधिक है आज की डेट में। कल कोई और होगा तो वो हो जाएगा। कुल मिला के पॉइंट यह है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी ज्यादा है वो आपके लिए बेटर है। लिक्विडिटी मतलब जिस भाव पे आपको खरीदना है उस भाव पे बेचने वाला मिल जाए, या जिस भाव पे आपको बेचना है उस भाव पे खरीदने वाला मिल जाए। लिक्विडिटी का कंसेप्ट हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में ही, ठीक है। पॉइंट क्या है, निफ्टी में चूंकि वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए निफ्टी में लिक्विडिटी भी ज्यादा है। अभी तक आपको शायद लगता होगा, क्योंकि हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे इनका, कभी लिक्विडिटी कभी वॉल्यूम, कभी लिक्विडिटी कभी वॉल्यूम, तो आपको लगता होगा लिक्विडिटी और वॉल्यूम सेम चीज है। ना ना ना, सेम नहीं है। वॉल्यूम क्या है, 500 लीटर का आपके पास कंटेनर है तो वो वॉल्यूम है, उसमें 500 लीटर पानी भी बन जाएगा, 500 लीटर घी भी बन जाएगा, 500 लीटर कच्चा तेल भी बन जाएगा। वॉल्यूम वही है, बट 3 डिफरेंट तरीके के लिक्विड भर जाएंगे उसमें। घी अलग है, पानी अलग है, कच्चा तेल अलग है। तो वॉल्यूम अलग है, लिक्विडिटी अलग है, लिक्विडिटी का प्रभाव अलग है। ये कॉन्सेप्ट हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कवर नहीं किया है, यहां कर रहे हैं। कारण क्या है कि जब आप इन्वेस्टर थे तो आप कम कम खरीदते थे,
यहां तो आप एक लॉट में सीधा 50 यूनिट उठाओगे, वहां तो आप 6.5 लाख लेके नहीं आ पाओगे ना, कहाँ पे, डिलीवरी में इकट्ठा। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको कम देना है, यहाँ पे चूंकि आपको कम देना है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में खेलोगे। तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर साइज है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा होने वाला है। बट अभी आप समझ लीजिए इतनी सी बात कि लिक्विडिटी वॉल्यूम से अलग है। चूंकि निफ्टी में वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए इसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, और लिक्विडिटी ज्यादा होने से इंश्योर होता है कि जिस भाव पे आपको खरीदना है उस भाव पे बेचने वाला मिल जाए, काउंटर पार्टी सर्च में इजी पड़ता है। ये लिक्विडिटी हो गई। दूसरा, निफ्टी में चूंकि रिस्क कम है, ध्यान दीजिए, रिस्क कम है, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, लिक्विडिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। जैसे कि रिलायंस में चाहिए मार्जिन एक लॉट के लिए 1.3 लाख, 1,30,000 रुपए, तो निफ्टी में एक लॉट पे चाहिए है 1 लाख मार्जिन। मार्जिन की जरूरत क्यों थी? मार्जिन की जरूरत इसलिए थी कि लॉस की केस में आप डिफॉल्ट मार सकते हो, तो दूसरी पार्टी को झटका ना लगे, लॉस ना लगे, इसलिए मार्जिन लिया जा रहा है। अब चूंकि सिस्टम को पता है कि निफ्टी के केस में रिस्क कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, फिक्सिंग नहीं हो सकती, लिक्विडिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, उतार चढ़ाव कम आते हैं, रिस्क कम है, तो अपने आप मार्जिन भी कम हो जाता है क्योंकि खतरा कम है। अदरवाइज भी आप कह सकते हो कि चूंकि मार्जिन कम है इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है, मार्जिन कम है इसलिए लिक्विडिटी ज्यादा है, मार्जिन कम है इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए जो है आपका फिक्सिंग नहीं हो सकती। पॉइंट रिलेटेड है, these all points are interrelated, they are impacting each other। ये सभी पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। बट द बिगर पॉइंट इज यू आर बेटर बीइंग विथ निफ्टी, निफ्टी के साथ आप बेटर हो। इनफैक्ट हेजिंग की जब हम बात करेंगे तो हेजिंग में भी हम चर्चा करेंगे निफ्टी के माध्यम से ही हेजिंग की। अगर स्टॉक से मतलब जैसे आपके पास एबॉट है, वो एबॉट की हेजिंग करनी है, स्टॉक की ही करनी है, तो आप एबॉट का फ्यूचर खरीदो बेचो चल जाएगा। लेकिन आपको अगर पोर्टफोलियो की हेजिंग करनी है तो निफ्टी से करेंगे हम। कारण वही है कि निफ्टी में वॉल्यूम ज्यादा होगी, लिक्विडिटी ज्यादा होगी, रिस्क कम होगी, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, मार्जिन नहीं हो सकता, ये बात है। अब देखिए, स्टॉक में आप स्टॉक की बात करते हो, लेकिन निफ्टी में आप इकोनॉमी की बात करते हो, देश की बात करते हो, दुनिया की बात करते हो, बड़े लेवल पर अंदाजा लगाते हो। बड़े लेवल पर अंदाजा लगाना आसान होता है, इंडिविजुअल कंपनी के लेवल पर अंदाजा लगाना कठिन होता है। दूसरा, देश के लेवल पर कुछ भी होगा तो अखबार में खबर आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कंपनी के लेवल पर कुछ होता रहे हो, अखबार में खबर ना आए, हो सकता है ऐसा, या खबर आए तो वो दबी छुपी आए, आपको पता ना पड़े, तो आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने एनालिसिस को चेंज नहीं कर पाओगे, व्यू को चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन स्वाभाविक बात है, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, वो शेयर मार्केट में हो अथवा ना हो, देश के ऊपर उसका व्यू होगा पक्के से। कंपनी की तरफ से वो व्यू ना बना पाए कि भैया रिलायंस का क्या होगा, टाइटन का क्या होगा, देश का लगा लेगा कि भैया देश का भविष्य अच्छा है या देश का भविष्य गड्ढे में जाने वाला है। देश के लिए व्यू लगाना आसान होता है, इसलिए इकोनॉमी के लिए व्यू लगाना आसान होता है, इसलिए निफ्टी ईटीएफ निफ्टी ईटीएफ भी बढ़िया होता है और निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी बेटर होते हैं। गलत पढ़ने की संभावना कम होती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत कम पढ़ोगे, संभावना कम होती है निफ्टी के साथ। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा कब होता है? जब बाहर से मैनिपुलेशन कम हो, बाहर से फिक्सिंग ना हो, तब टेक्निकल एनालिसिस अच्छा चलता है। जितने ज्यादा प्लेयर्स हो, रस्सा के अस्सी में जितने ज्यादा खिलाड़ी हो, जितनी ज्यादा वॉल्यूम हो, उतना ज्यादा चार्ट अच्छा बनता है। चार्ट में अगर अपर सर्किट टू सर्किट लग रहे हैं या लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट लग रहे हैं, ट्रेड ही नहीं हो रहा, तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी ना। चार्ट आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगी। ट्रेड हुआ, सेटल हुए ट्रेड, तो आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस करना आसान होता है निफ्टी के चार्ट पर।
प्राइस डिस्कवरी निफ्टी में बढ़िया होती है क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए निफ्टी बेटर है। और चूंकि निफ्टी में वॉल्यूम ज्यादा होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, निफ्टी में मार्जिन कम होता है, निफ्टी में टेक्निकल एनालिसिस की सुविधा अच्छी रहती है, संभावना ज्यादा रहती है, निफ्टी में गलत पड़ने की संभावना कम रहती है, इसलिए निफ्टी में वॉलेटिलिटी भी कम होती है। निफ्टी में उतार चढ़ाव भी कम आते हैं। निफ्टी में कब अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं, कभी कभी 10 सालों में 20 सालों में एक बार लोअर सर्किट लगेंगे, अपर सर्किट लगेंगे। कुछ बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हो जाएगा तो अपर सर्किट लगेगा, कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा तो लोअर सर्किट लगेगा, रोज रोज नहीं लगते, इसलिए वॉलेटिलिटी भी कम होती है। और चूंकि वॉलेटिलिटी कम होती है इसलिए क्या होता है, आपके नॉइस पकड़ने की संभावना बहुत कम होती है। आप सिग्नल पकड़ोगे उसकी संभावना अधिक होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर सिग्नल ही आ रहा है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो में सिग्नल ज्यादा रहता है निफ्टी में, इसलिए निफ्टी बेटर होता है।